नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश कुमार आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। 2 मई 2021 को भारतवर्ष के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनावों पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। उन्हीं चर्चाओं में जो मूल बातें उभर कर सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर बंगाल विधानसभा के चुनाव पर, उस पर आज चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के चुनाव हुए और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। इन 5 विधानसभा के चुनावों में 3 विधानसभा के चुनाव ऐसे थे, 3 राज्यों के चुनाव ऐसे थे जिसमें सत्ताधारी दल को पुनः बरकरार रखा गया है। असम में पूर्व से चली आ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बरकरार रखा गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार को फिर से बरकरार रखा गया। केरल में एलडीएफ के नेतृत्व में चल रही सरकार को पुनः बरकरार रखा गया, जबकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के नेतृत्व में चल रही सरकार को हटाकर जनता ने डीएमके को जनादेश दिया है और पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार को हटाकर एनडीए को बहुमत वहां प्रदान किया है। लेकिन सर्वाधिक चर्चा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर हो रही है देश भर में। स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का एक बड़ा प्रांत है, जहां से 42 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं और 296 विधानसभा की सीटें हैं। कई मायनों में बंगाल के चुनाव की चर्चा काफ़ी दिनों से पूरे देश भर में चल रही थी। चुनाव के बाद भी ये चर्चाएं पूरे देश भर में चल रही हैं। लेकिन जो बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो भारतवर्ष की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही साथ बंगाल की जो लोकल पॉलिटिक्स है, उस लोकल पॉलिटिक्स पर भी बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है इस विधानसभा चुनाव के परिणामों से। बंगाल विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारतवर्ष में, उन 7 राष्ट्रीय पार्टियों में से 5 राष्ट्रीय पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और सीपीएम, ये प्रमुख रूप से चुनाव मैदान में थीं। तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही थी। हालांकि एक आध सीटों पर उनका झारखंड के क्षेत्रीय दल आजसू से गठबंधन था। वहीं तीसरे धड़े के रूप में, तीसरे ग्रुप के रूप में वाम दलों का अलायंस था, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के साथ कांग्रेस पार्टी का भी गठबंधन था। चुनाव के परिणाम जो 2 मई को आए, वो चुनाव के परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले थे। टीएमसी को क्या लाभ हुआ, भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ हुआ, टीएमसी को किस प्रकार का भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले सबसे पहले चर्चा इस बात की करेंगे कि इस चुनाव परिणाम में जिस 30 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और लगभग 34-35 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली सीपीआई, सीपीएम अर्थात वाम दलों का एक भागी शून्य पर आउट होना, ये बंगाल के जनता के एक नए मिजाज को दर्शाता है।
इस चुनाव में जो 2016 की विधानसभा चुनाव के परिणाम थे उसमें कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर जीती थी और इस बार उसे कोई सीट नहीं मिली। वाम दल जो 26 सीटों पर जीते थे उनको भी कोई सीट नहीं मिली। कांग्रेस का वोट शेयर इस बार मात्र 2.83 अर्थात लगभग 3% रहा और वाम दलों का वोट शेयर जो है वो लगभग 5% रहा। ये बंगाल में एक प्रकार की नई राजनीति का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, पहले टीएमसी की चर्चा कर लेते हैं। टीएमसी के लिए एक फायदे की बात इस बार के चुनाव में यह रही कि अब उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम बंगाल में होने वाला है। राष्ट्रीय राजनीति में भी जो 2019 के चुनाव में हम लोगों ने देखा था और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हुआ। कारण जो हो सकते हों, सीपीएम का कमज़ोर होना, सीपीआई का कमज़ोर होना, कांग्रेस पार्टी का कमज़ोर होना, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन जो परिणाम उभर कर सामने आए उसमें यह बात अब साफ हो गई कि आने वाले भविष्य में पश्चिम बंगाल की राजनीति टीएमसी और बीजेपी के बीच ही चलने वाली है। टीएमसी का वोट शेयर इस बार 48.3% रहा और उसे 214 सीटें हासिल हुई, जो पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम से ज़्यादा हैं। एक लाभ इस रूप में टीएमसी को दिख रहा है कि अब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, बल्कि एकमात्र दल बीजेपी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहीं दूसरा लाभ यह है कि जो केंद्र में विपक्ष का गठजोड़ है, उस विपक्ष के गठजोड़ के एक बड़े लीडर के रूप में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से उभर कर सामने आई हैं। अब विपक्ष पर यह निर्भर करता है कि वो अपने महागठबंधन में क्या भविष्य में ममता बनर्जी जी को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती हैं, या एक देखने का विषय होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दावे किए थे 200 पार का, 200 सीटों से अधिक लाने का और इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने का, उससे वो बहुत पीछे है। 2016 में हम लोग देखते हैं कि उसके पास जो वोट शेयर था वो लगभग 10% का वोट शेयर था और कुल 296 विधानसभा सीटों में से मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया और 18 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को काफ़ी बढ़ा दिया था और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि 200 पार, लेकिन चुनाव परिणाम उसकी आशा के अनुरूप नहीं रहे। लेकिन सकारात्मक रूप से यह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत चीज़ें नहीं थीं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं जीता, सरकार वो नहीं बना पाई, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त किया है उसने। 3 विधायकों से 77 विधायकों का सफ़र एक बारगी बंगाल जैसे प्रांत में, जहां उसके कार्यकर्ता कमज़ोर, उसका जनाधार कमज़ोर, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में लगभग 38% वोट मिले हैं, जो एक बड़ी छलांग भारतीय जनता पार्टी की मानी जा सकती है विधानसभा चुनाव में। कई राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमजोरियों की तरफ भी इशारा करते हैं। उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है
कि टीएमसी से आए हुए 37 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। अर्थात 37 दल बदलुओं को, केवल जो टीएमसी के दल बदलू थे, कई और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, कुछ सीपीएम के नेता आए थे, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, उन आंकड़ों पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि 37 ऐसे टीएमसी के विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनमें से मात्र 3 विधायक ही जीत पाए, 34 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा। तो यह बड़ी चूक राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चूक थी, जिन्होंने अपने पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दल बदलुओं को टिकट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मायने में यह कहा जा सकता है कि उसको लाभ इस रूप में प्राप्त हुआ है कि जो राज्यसभा में उनकी सीटें हैं अब बढ़ेंगी। हम सब जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव किसी राज्य के विधायक करते हैं। अब तक पश्चिम बंगाल से एक भी राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से 16 राज्यसभा सीटों में से हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से इन 16 में से कम 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की पश्चिम बंगाल विधानसभा से चुनकर जाएंगे और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बढ़ेगा। अब बात यह है कि यह तो पार्टियों के नफ़े नुकसान की बात हुई, लेकिन बंगाल की जनता और बंगाल की राजनीति का नफ़ा नुकसान यही है कि जो बंगाल की राजनीति अब तक कई दलों, कई धड़ों में बटी हुई राजनीति थी, एक तरह से कहिए कि बंगाल की राजनीति बहुदलीय पद्धति में बटी हुई राजनीति थी। अब बंगाल की राजनीति, जो भविष्य की राजनीति है, वह द्विदलीय पद्धति के आधार पर चलने वाली है, क्योंकि सत्ता पक्ष के रूप में टीएमसी के पास एक प्रचंड बहुमत है, वहीं एक सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई है। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि मात्र एक या 2 सीटें किसी अन्य को गई हैं। तो एक सशक्त विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष और एक सशक्त सत्ता पक्ष का परिणाम हम लोग पश्चिम बंगाल में देखते हैं और इस आधार पर पश्चिम बंगाल की राजनीति आगे बढ़ने वाली है। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद जो बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा, राजनीतिक विरोधियों की हिंसा और आगजनी की जा रही है, ये न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश भर के और यूँ कहें कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। भारत का लोकतंत्र हिंसा में विश्वास नहीं रखता है। उम्मीद है कि जो राजनीतिक दल हैं, जिनके कार्यकर्ता इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को संभालेंगे और एक बार हम लोग फिर से ये कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास और सकारात्मक विपक्ष और सशक्त सत्ता पक्ष को हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।